Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we are going to study the rest part of the elegy written in the country churchyard. So इसका last stanza ये था, some villagers Hampden that with dauntless breast the little tyrant of his field withstood. Some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltless of his country's blood. तो ये स्टैंजा हमने यहाँ पे ख़त्म किया था. सो इसमें यही बता रहे हैं कि उस विलेजर्स जो वहाँ पे जितने भी ग्रेव्स हैं उसमें जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, मे बी वहाँ पे कोई हैम्पडन हुआ करेंगे, कोई मिल्टन होंगे, कोई क्रॉमवेल होंगे. सो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टैंजा. The applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scattered plenty over smiling land, and read their history in a nation's eyes. इस स्टैंजा में पोइट ये कहना चाह रहे हैं, द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सेनेट्स टू कमांड. सेनेट्स मीन्स पॉलिटिशियंस. एंड जब पॉलिटिशियंस कमांड करते थे या फिर अगर कोई वो भाषण देते थे तो उनके लिए तालियां बजती थी, अप्लॉज होते थे. मतलब उन्हें उत्साहित किया जाता था, तालियां बजाई जाती थी, उनके रिस्पेक्ट में लोग खड़े होते थे. बट अगर बात कही जाए यहाँ पे जो विलेजर्स थे उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता था जितने पॉलिटिशियंस को मिलता था, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वैसा नहीं था. उनकी बहुत सिंपली लाइफ वो लोग जीते थे. अपना सुबह उठा, काम पे गया, वो लोग फिर काम करके आते थे, लोग फिर अपने रेस्ट ऑफ द टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते थे. तो यहाँ पे पोइट को लग रहा है कि उन्हें शायद इस बात का भी अफसोस होगा कि उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं किया, या हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें कुछ क्रिएट नहीं की कि लोगों की नज़रों में या आंखों में वो कई सालों तक रहेंगे. लाइक कंट्री में कोई भी अगर कुछ बड़ा काम कर जाता है तो हम उन्हें बहुत टाइम तक याद करते हैं, उनके जाने के बाद भी उनका काम, अच्छी चीज़ें उनकी याद रह जाती है. तो पोइट यहाँ पे ये कह रहे कि शायद उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, या क्योंकि हिस्ट्री में उनको फिर याद नहीं रखा जाएगा. द नेक्स्ट स्टैंजा. Their Lord forbid not circumvent alone their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. और यहाँ पोइट ना अगले साइड ही ये बात भी कह रहे हैं कि हाँ, उन लोग के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वो लोग बहुत फेमस नहीं हुए थे. तो हाँ, उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया था. लाइक पैसे के लिए, पावर के लिए, पोजीशंस के लिए लोग कभी कभी क्राइम कर जाते हैं. तो जैसे विलेजर्स लोगों की लाइफ थी, बहुत सिंपल थी, तो उन्हें किसी चीज़ का ग्रीड भी नहीं था. तो वो लोग अगर ज़्यादा फेमस ना हो सके तो उन्होंने क्राइम भी नहीं किया, किसी को बेवजह परेशान भी नहीं किया, और अपने मैनकाइंड को हमेशा बनाए रखा. अपने मैनकाइंड पे कभी भी मैनकाइंड का जो दरवाज़ा था, दया भावना की जो दरवाज़ा थी, उस पर कभी भी उसके गेट को शट नहीं किया. किसी भी थ्रोन के लिए कभी लड़ाई नहीं की, कभी भी बुरी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. उनकी जो भी लाइफ थी, जैसी लाइफ थी, वो वैसे ही अच्छे से जीते थे. The next stanza. The struggling pangs of conscience stood to hide, to quench the blushes of ingenious shame, or heap the shrine of luxury and pride, with incense kindle at the muse flame. तो म्यूज़ यहाँ पे है ना, म्यूज़ मतलब गॉडेस होती हैं, ठीक है. ग्रीक और वगैरह में, ग्रीक माइथोलॉजी में म्यूज़ को गॉडेस कहा जाता है. सो यहाँ पे स्ट्रगलिंग पैंग्स कह रहे हैं का मतलब है कि इन लोगों की जो लाइफ हुआ करती थी बहुत स्ट्रगलिंग हुआ करती थी, और इन लोगों की लाइफ बहुत सिंपल और ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी. इन लोगों का ट्रुथ किसी से भी छिपा नहीं रहता था, जो है सबके सामने है, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं रहती थी. और ये लोग कभी भी फैंटेसी और फ्लैटरी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, अननेसेसरी का लग्जरी और प्राइड नहीं करते थे, बहुत सिंपल रहते थे, और किसी भी तरह का क्राइम भी कमिट नहीं करते थे. द नेक्स्ट स्टैंजा. Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray. Along the cool squatter's vale of life, they kept the noiseless tenor of their way. So, far from the madding crowd is one of the very famous line, because Thomas Hardy ने इस लाइन को उठा के अपने एक नॉवल में टाइटल लिया था.
द ये स्टैंजा ये कहना चाह रहा है कि इनकी जो लाइफ थी ना पुअर विलेजर्स की, बहुत सिंपल थी। शोरगुल, शहर के शोर शराबे से, हल्ला से बहुत दूर रहते थे, पीस में रहा करते थे और अपने लाइफ से, अपने एम से कभी भी भटकते नहीं थे। पोजीशंस को देख के, पावर को देख के जो मन में ग्रीड आ जाता है बहुत लोगों के, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ नहीं होती थी। क्राउड वाली जगह से, क्राउड वाले लोगों से ये लोग बहुत दूर रहा करते थे। The next stanza. Yet even these bones from insult to protect, some frail memorial still erected nigh, with uncount rhymes and shapeless sculptures decked, implores the passing tribute of a shy. सो इस स्टैंजा का मतलब ये है कि ये लोग चाहते थे ना, इनकी जो ग्रेव है चाहे कैसी भी है, सिंपल है, अजीब सी दिखती है, लेकिन कोई भी इनके ग्रेव की ना इंसल्ट ना करे। इनके ग्रेव पे भले ही बहुत महंगे महंगे मार्बल्स या स्टोन्स, मॉन्यूमेंट्स नहीं लगे हुए हैं, जो भी है जैसा है बहुत सिंपल है। इनकी ग्रेव पे जो अनकाउंट राइम्स है, शेपलेस स्ट्रक्चर का ग्रेव बना हुआ है, उसको ये लोग ना चाहते थे कि जो भी वहाँ से आसपास से लोग जाए, पासर बाई, जो भी पैसेंजर्स आसपास से जाए, वो कुछ देर के लिए वहाँ रुक के उनके लिए इमोशनल फील करे और उनके ग्रेव को भी वैसी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जैसे किसी अमीर के ग्रेव को मिलती है, चाहे उस पर मॉन्यूमेंट्स हो या ना हो। द नेक्स्ट stanza. Their name, their ears spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she stews that teach the rustic moralist to die. इस स्टैंजा का मतलब ये है कि इनके जो ग्रेव हुआ करते थे ना, इस पे इनके नाम लिखे रहते थे, इनके डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ ऐसे म्यूज़ के थ्रू लिखे हुए होते थे। म्यूज़ अगेन गॉडेस कोई आती थी और लिख देती थी, जो कि थोड़ी इलिटरेट सी थी, क्योंकि जैसा कि पहले भी आपने पढ़ा अनकाउंट राइम्स और शेपलेस था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी। और यही इंस्क्रिप्शन इन लोगों के लिए फैंसी और फेम थे, क्योंकि जो भी एक वो कहते हैं ना, जो है जितना में है वैसे ही खुश रहने के लिए, तो यहाँ पे भी कुछ वैसी चीज़ें आ रही हैं कि कैसे भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कैसे भी अजीब सी भाषा में लिखे हुए हैं, प्रॉपर शेप में नहीं है, प्रॉपर स्क्रप्चर्स में नहीं है, बट जो है जैसा है यही चीज़ इन लोगों को फेमस बनाता था, इसी से इन लोगों की पहचान होती थी। एंड उसी म्यूज़ ने होली टेक्स्ट से कुछ वर्सेस ऐड किया था, ताकि जो वहाँ के रह रहे लोग हैं ना, वो भी अपने जाने के टाइम के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि जो आया है उसे कभी ना कभी तो जाना ही होगा। द नेक्स्ट स्टैंजा. For who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ever resigned, left the warm presence of the cheerful day, nor cast one lingering look behind. सो यहाँ पे नैरेटर ये कह रहे हैं ना कि जो लोग लाइफ छोड़ रहे हैं, मतलब जो मर रहे हैं, ओब्वियसली लाइफ से रिज़ाइन ले रहे हैं, चाहे वो प्लीजिंग हो या एंशियस हो, ये लोग अपने पीछे ना एक बहुत चेयरफुल डे छोड़ के जा रहे हैं, मतलब अपने पीछे बहुत अच्छी यादें छोड़ के जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम छोड़ कर जा रहे हैं और बिना पीछे देखे ये लोग चले जा रहे हैं। सो नैरेटर कह रहे हैं कि क्या जो बाकी के लोग जो बचे हुए हैं, क्या ये लोग इनको भूल जाएंगे, क्या लोग इनकी बातों को और इनकी अच्छी चीज़ों को याद नहीं रखेंगे। द नेक्स्ट स्टैंजा. On some fond breast the parting soul relies, some pious drops of closing eye requires, even from the tomb of voice of nature cries, even in our ashes live their wonted fires. So यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं ना कि कैसे भी ये लोग पुअर ही क्यों ना हो, ये विलेजेस जो है जब ये मर जाते हैं तो ये भी अपने से बिछड़ने का दुख समझते हैं, इनको भी अपने जो करीबी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे बिछड़ने का दुख होता है। ये लोग यही चाहते हैं कि कोई इनका प्रीशियस फ्रेंड हो या रिलेशंस हो जो इनकी आंखें बंद करे जब ये मर जाए और उनकी आंखों से एक पायस ड्रॉप्स, मतलब जो आंसू होता है ना, बहुत पायस आंसू हो, इस तरह की चाहत है कि अगर हाँ कोई मर रहा है या वो लोग जा रहे हैं तो उनका जो अपना हो वो दुखी हो, जब वो मरे तो उसके लिए खास कोई उसके पास बैठा रहे। उसके टुम्ब से नेचर की आवाज़ आती है कि उसके एशेज़ में
उसके रिमेन्स में अब भी उसका पैशन बाकी है। सो नेचर अभी भी बता रहा है ना कि भले ये लोग मर गए लेकिन उनके जो एशेस है, जो उनकी बची हुई चीज़ें रह गई है, लाइक उनके रिमेन्स जो रह गए हैं ग्रेव के अंदर, अब भी उसमें उनका पैशन बाकी है। अब भी जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, जो चीज़ें थी, वो अभी भी बाकी है। द नेक्स्ट स्टैंजा, फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, दोस्त in these lines their artless tale relate. If chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquiry thy fate. तो यहाँ फॉर दी मतलब दी होता है ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से यू, मतलब पोएट हिमसेल्फ। वो कह रहा है कि ही इज हिमसेल्फ इज अवेयर कि जो डेड पीपल्स हैं उनको बहुत सारे मॉन्यूमेंट से ऑनर्ड नहीं किया गया है। वो इन सारी बातों को याद करता है, रिलेट करता है। आर्टलेस है उनका जो भी ग्रेव है, बहुत शेपलेस है, आर्टलेस है, बहुत सारी चीज़ें नहीं की गई हैं। फिर पोइट ये भी सोचता है कि इन फ्यूचर कभी कोई किंडर्ड स्पिरिट यहाँ से गुजर रही होगी और उससे वो अपने फेट मतलब अपनी किस्मत जो भी है उसके बारे में इंक्वायरी करेगी। डाई मतलब भी यू होता है ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से। सो उसकी किस्मत जो है कि वो कब मरेगा या कब मरने वाला है, इस तरह की बातों के बारे में इंक्वायरी करेगी। द नेक्स्ट स्टैंजा, हैप्पीली सम हॉरी हेडेड स्वयं में से, ऑफ हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, ब्रशिंग विथ हैस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन। सी यहाँ पे ना पोएट ये कह रहे हैं कि स्वयं मतलब एक फार्मर है, ठीक है, और हॉरी मतलब कि उसका जो बाल है वो मतलब बूढ़ा हो चुका है, ग्रे हो चुका है, मतलब वो बूढ़ा हो चुका है। तो वो फार्मर कहता है ना कि उसने स्पीकर को अक्सर देखा है कि वो जल्दी जल्दी सनराइज को देखने के लिए ग्रास लैंड पे आता है। वहाँ पे जो ड्यूज रहती है मतलब ओस की बूंदें रहती हैं, जो ब्रशिंग विथ हैस्टी स्टेप्स मतलब हर एक स्टेप पे जो ओस की बूंदें आती हैं ग्रास लैंड्स पे, उसके बारे में बता रहा है कि यहाँ पे एक पोएट है, यहाँ पे एक इंसान है जो हर रोज सनराइज को देखने के लिए फटाफट जल्दी जल्दी इस लॉन में आया करता है। There at the foot of yonder nodding beach that wreathes its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by. So इन कुछ 3-4 स्टैंजा में ना पोएट अपने बारे में ही बात करता है एक फार्मर के थ्रू, कि फार्मर उस पोएट को देखता था कि वो आता था, तो मतलब वो उसके थ्रू अपने बारे में ही डिस्कस करता है। तो यहाँ स्पीकर सोचता है ना कि फार्मर किसी पासर बाई से क्या कहेगा कि यहाँ पे कौन रहता था, कौन आता था। तो वो सोचता है ना कि शायद फार्मर ये कहेगा कि वो स्पीकर ओल्ड बीच ट्री के नीचे रूट्स के पास बैठता था, रोज आता था और अपने बॉडी को स्ट्रेच करता था, जैसे वो ट्री के नीचे काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सुकून से आराम कर रहा हो। इस तरह की बातें वो शायद फार्मर किसी पासर बाई से कहेगा। बैठे हुए बहते हुए पानी को देखते रहता था, अपने आप को बहुत ही ऐसा महसूस कराता था कि वो बहुत सुकून में है। नेक्स्ट वन, हार्ड बाय वॉर्नवुड नाउ स्माइलिंग एज इट्स इन स्क्रॉन, muttering his wayward fancies he would rove, now dropping woeful warn, like one forlorn or crazed with care or crossed in hopeless love. So यहाँ पे स्पीकर सोच रहा है कि कोई ओल्ड विलेजर होगा जो स्पीकर के बारे के बाद उसके बारे में क्या बात करेगा। वो कहेगा कि स्पीकर इस जगह पे आता था, घूमता था, यहाँ के जो आसपास की लकड़ियाँ हैं उसके आसपास आता था, बैठा करता था। स्पीकर कभी कभी स्कॉर्नफुली मर्मर्ड करेगा, स्माइल करता है और अपने बारे में बात करता था, और वहाँ वो बहुत दुखी होकर बैठा करता था कभी कभी, बिल्कुल ऐसे जब आप किसी से प्यार करो और वापस में आपको प्यार ना मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। The next stanza, one morn I missed him on the customed hill, along the heath and near his favorite tree. Another came not yet beside the rill, nor upon the lawn, nor at the wood was he. So यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं ना कि एक मॉर्निंग क्या हुआ, मैंने उस विलेजर को नहीं देखा,
मैंने उसे मिस कर दिया कि आज तो लगता है स्पीकर दिख ही नहीं रहा है जो हमेशा आता था। इवन वो हमेशा आके अपने फेवरेट ट्री के पास बैठता था, आज वो वहाँ भी नहीं है। इस ग्रासलैंड या फील्ड के आसपास वो आके घूमता रहता था, आज वो वहाँ भी नहीं दिख रहा है। और अगले दिन वो विलेजर्स फिर बोलेगा कि आज ये दूसरा दिन हो गया और आज भी इसने स्पीकर को नहीं देखा, ना ही वुड के पास ना ही ब्रूक के पास। मतलब जब भी जो भी उसकी फेवरेट प्लेसेस थी आके वो वहाँ। The next stanza and the last one. The next with dirge due in sad array, slow through the church way path we saw him roam. Approach and read, for thou canst read the lay graved on the stone beneath yon aged throne. तो यहाँ पे ये स्टैंजा ये बता रहा है कि ऑन द थर्ड डे पे भी जब विलेजर ने स्पीकर को नहीं देखा, तभी उसे एक फ्यूनरल सॉन्ग सुनाई देता है और उसने देखा कि कुछ लोग स्पीकर के डेड बॉडी को चर्च में फ्यूनरल के लिए ले जा रहे हैं। वही विलेजर एक पासर बाई को बुलाता है और पढ़ने के लिए कहता है कि स्पीकर के जो टॉम पे इनग्रेव्ड है उसे मुझे पढ़ के बताओ कि क्या लिखा हुआ है। ये स्टोरी कुछ इस तरह से ही ख़त्म हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।